नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 24 अप्रैल है और आज हम डेटा फैक्ट रिपोर्ट एग्जाम्पल की सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। देखिए आजकल जो जब से ये चुनाव का जो चल रहा है तब से खास आर्टिकल नहीं आ रहा है, जितने भी आ रहे हैं वो आपके निकाल के दे दिए जाएंगे, जितना भी बचा है इस बीच में, क्योंकि बर्डन ज़्यादा हो गया था। उस चक्कर में ये आपका वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे अब इसको रेगुलर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। और देखिए नोट्स वगैरह है और इसके टेस्ट टेस्ट चल रहे हैं मेंस के, जो आंसर राइटिंग जिनको करनी है तो वो आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो जोड़ दिया जाएगा 8527434727। तो इससे आप जुड़ सकते हैं। नोट्स भी चाहिए आपको, पेपर 4, 5 और 6 के नोट्स आपके रेडी हैं तो वो भी आप इसी पे संपर्क कर सकते हैं नंबर पे। तो चलिए, और कैसी लग रही है सीरीज़ आपको? रिप्लाई काफ़ी अच्छा आ रहा है आपका रिस्पॉन्स जो है। तो और इस वीडियो में आपको बताना है, कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास डेटा देखेंगे हम बहुत सारा, कई चीज़ों पे महिलाओं से संबंधित है, कुछ दिव्यांगजनों से। आपने देखा होगा पेपर, इस बार पेपर आपके 5 में या 6 में डायरेक्ट सीधे-सीधे दिव्यांगजन पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए यहाँ से डेटा आपको तैयार रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसको देखेंगे। एमएसपी का ये मुद्दा उठा है जो कि एजेंडों में रहा है सरकारों के, और इस बार देखेंगे कांग्रेस के एजेंडे में है कि एमएसपी पर कानून लाए जाने की जो घोषणा पत्र में लाया गया है उसको लेके ये आर्टिकल है। तो उससे संबंधित हम देखेंगे इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, और इसको बेसिक के साथ समझेंगे तो आज के बाद आपको एमएसपी पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पेपर 3 में देखेंगे, एमएसपी आपका टॉपिक है। तो एमएसपी में देखते हैं। तो एमएसपी पे अगर कानून लाया जाता है तो क्या फायदे होंगे? तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, आत्महत्याएं कम होंगी, कृषि निवेश बढ़ेगा। तो ऐसे तकनीकी बढ़ेगी, तो ऐसे आप लाभ दिखा सकते हैं यहाँ पे। हानि है या चुनौतियां हैं कुछ, कि इससे बताया गया आर्टिकल में कि 10% महंगाई बढ़ने का चांस रहेगा इससे, और डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट और ऑन एग्रीकल्चर है, जो समझौता है, उसका उल्लंघन होगा इससे, और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा महंगाई का, सरकारी खर्च में वृद्धि होगी। तो ये सारे आप हानियां दिखा सकते हैं इसकी, क्योंकि आपके सारे पक्ष क्लियर होने चाहिए इस पे। ये क्या है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डब्ल्यूटीओ का? तो ये क्या है कि विकासशील राष्ट्र अपनी कृषिगत जीडीपी है तो उसका 10%, और विकसित राष्ट्र जो है 5% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी दे सकते हैं। इतना अलाउड है इस एग्रीमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। और भी है ये, जैसे इसमें एक ये देखिए फॉर्मूला आया था, स्वामीनाथन आयोग था, उसकी सिफारिश में जो सिफारिश थी उसमें ये फॉर्मूला दिया गया था, C+50% का फॉर्मूला बोला जाता है ये। तो इसको सरकार ने लागू नहीं किया था, तो अभी ये मुद्दा भी उठा है। तो ये क्या है फॉर्मूला, कि इसमें फसल लागत का 50% अधिक देने की सिफारिश की गई थी स्वामीनाथन आयोग की तरफ से। तो ये प्री में भी आपका पूछ सकता है स्वामीनाथन आयोग क्या है, किससे संबंधित है, या आप एमएसपी आए कहीं भी तो आप कोट कर सकते हैं मेंस में। बेसिक के साथ देखते हैं इसको। अब बेसिक इसका उठा लेते हैं, क्या क्या इसमें बेसिक में रहता है। तो देखिए ये जो एमएसपी लागू किया गया था, ये लक्ष्मी झा समिति थी, 1965 में बनी थी ये। तो इसकी सिफारिशों पे ये लागू किया गया था एमएसपी। तो ये आपका पीटी में भी पूछ सकता है, नहीं तो मेंस में आप इसको डाल सकते हैं। अब इसमें एमएसपी को देख लेते हैं हम लोग। 23 फसलों के लिए कुल दिया जाता है एमएसपी, जिसमें 22 फसलें हैं आपकी, और एक फसल जो है आपकी वो गन्ना है, इस पे एफआरपी दिया जाता है। इसे बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। और इसकी सिफारिशें कौन करता है? सीएससीपी। सीएससीपी इसकी सिफारिश करता है। आपको कमेंट में ये बताना है सीएससीपी की स्थापना कब हुई थी। सिफारिश कौन करेगा? सीएससीपी दोनों की करता है। ये जो 22 फसलें एमएसपी जो दिया जाता है 22 फसलों के लिए, और एफआरपी गन्ने के लिए दिया जाता है, इन दोनों की सिफारिशें करता है। लेकिन इन सिफारिशों पे अंतिम निर्णय और घोषणा कौन करता है? तो सीसीईए करती है। आर्थिक मंत्रिमंडल जो करता है इसका, जो आर्थिक मंत्रिमंडल समिति होती है वो इस पे अंतिम निर्णय लेती है। और आगे देखते हैं इस पे। अच्छा, इनकी आवश्यकता क्या है, एमएसपी की क्या आवश्यकता है, तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसके डायमेंशन मेंस के तो यही बनेंगे कि आवश्यकता में क्या है। तो देखिए सरकार द्वारा किसानों को फसल बुआई पूर्व क्या कीमतों का आश्वासन दिया जाता है, तो कीमत स्थिरता इससे आती है। तो किसानों में क्या होता है, इससे फसल के प्रति जो उत्पादन करेंगे, जो बुआई करेंगे, उसके प्रति क्या होगा, एक स्थिरता मिलेगी, तो वो अच्छे से उसे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और खाद्य मुद्रा स्फीति नियंत्रण होता है इस पे। अगर इससे आवश्यकता क्यों है एमएसपी की, तो इससे जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, फूड इन्फ्लेशन, उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। किसानों की आय सुरक्षा है इससे, किसानों की आय की जो जो दुगनी सरकार बोल रही है, तो वो भी इससे हो सकती है, और सुरक्षा भी होगी। किसानों के लिए उचित सूचना है, किसानों के लिए उचित सूचना इससे मिलेगी, तो क्या होगा इस पे, उचित सूचना व निर्णय निर्माण होगा। तो ये आपका यहाँ तक है पॉइंट, दूसरे पेज में आ गया है। और किसानों को बाजार जोखिम से सुरक्षा मिलेगी, जो प्राइस अप डाउन होते हैं उससे संबंधित एमएसपी से, और इसी के लिए यही एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, तो इसी का उद्देश्य यही है। और कृषि निवेश हेतु ये इंपॉर्टेंट है, तो जिससे कि एमएसपी होगा तो लोग कृषि में निवेश भी कर पाएंगे। लाभ देख लीजिए या सकारात्मक पक्ष देख लीजिए इसके। तो क्या क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा तो आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। ठीक है, इससे फसल विविधता में भी वृद्धि होगी। और खाद्य मुद्रा स्फीति पे नियंत्रण लगेगा।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, किसानों की आय की सुरक्षा होगी, सतत व समावेशी विकास होगा। तो ये सारे पॉइंट हैं लाभ में पक्ष में या सकारात्मक पक्ष में। कृषि विपणन में सुधार भी होगा, खाद्य प्रसंस्करण व निर्यात में वृद्धि देखने को मिलेगी, कृषि वस्तुओं की बाजार कीमतों में स्थिरता आएगी। तो कुछ हानि पक्ष भी है, नेगेटिव पक्ष भी है इसका, जैसे राजकोषीय दबाव में वृद्धि होगी, सरकार का खर्चा बढ़ेगा, कुछ ही फसलों का अधिक उत्पादन होगा, बाकी फसलें क्या होगा, गौण हो जाएंगी, तो इससे फसल विविधता में कमी आएगी। यहाँ इस पॉइंट को यहाँ भी लग गया है ये, तो इसमें क्या है, इसको हटा दीजिए सकारात्मक से। ये खासकर ये नकारात्मक ज़्यादा प्रभाव डालता है, फसल विविधता में कमी आएगी और भूमि की उर्वरता में भी कमी देखी जाएगी, क्योंकि बार बार एक ही फसल बोई जाएगी। तो इससे इससे क्या होगा, फसल चक्र जो होता है, फसल चक्र टूट जाएगा, जिससे आप देखेंगे विभिन्न तरीके की मृदा में जो तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया जैसे। तो ये आप देखेंगे यहाँ इन चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी। दाल व तिलहन अनाजों की उपेक्षा हो जाएगी और बड़े किसानों को अधिक लाभ होगा इससे। शस्य प्रतिरूप जो होता है इसका, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक। एकल फसल तंत्र को ये बढ़ावा देगा, तो ये इसके हानि पक्ष भी हैं। तो आपको एमएसपी पे कभी भी पूछे तो ये पॉइंट डाल देने हैं। एमएसपी की गणना देख लेते हैं। तो जो लागतों पे की जाती है गणना, वो तीन तरीके से, तीन इसकी विधियां हैं। एक तो है A2 विधि, एक है A2 प्लस FL विधि, एक है C2 विधि। तो इसमें A2 में क्या है, तो A2 में क्या होता है कि बीज, खाद्य, कीटनाशक, ईंधन, मशीनरी, सिंचाई आदि आदि ये चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। तो इसी के आधार पे आपको एमएसपी का निर्धारण होता है। लेकिन एक अगली जो विधि है वो है A2 प्लस FL। A2 की ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये तो इसमें रहती हैं, प्लस इसमें जो फैमिली लेबर होती है यानी पारिवारिक श्रम इसमें ऐड हो जाता है। और इसके बाद, और वर्तमान में सरकार जो है ना इसी पे गणना कर रही है, एमएसपी इसी पे मिलता है वर्तमान में। A2 FL प्लस लागत पर का 1.5 गुना अधिक मिलता है इस पे। जैसे 100 रुपये लगे हैं तो इस पे एमएसपी 150 दिया जा रहा है। तो वर्तमान में ये चल रहा है। लेकिन जो आपका स्वामीनाथन आयोग था उसने सिफारिश की थी किसकी, C2 विधि की। इसमें C2 में क्या है, A2 शामिल है, ये FL भी है, यानी इन सबसे ये आगे बढ़ गया है। बस इसमें क्या जोड़ा गया कि किसान स्वामित्व की जो भूमि होती है, अचल संपत्ति रखते हैं, उनका किराया या ब्याज वो इसमें शामिल किया जाने की सिफारिश की थी C2 में। C2 में यही होता है कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है, भूमि है, या जो किराए पर लेते हैं भूमि, तो उसका किराया एक निर्धारित करके इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यही थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, जो कि अभी मानी नहीं गई है और यही मुद्दा बन रहा है इस समय। आगे की राह देख लीजिए क्या हो सकता है इसमें। तो एमएसपी की वास्तविक भावना को समझना होगा और एमएसपी के दायरे का विस्तार किया जाए, जिससे अन्य फसलों को भी शामिल इसमें किया जाए। कृषि संबंधित क्षेत्र में निवेश में वृद्धि की जाए, जैसे प्रशीतन है, भंडारण क्षमता में उसमें वृद्धि की जाए, नई तकनीकी का प्रयोग बढ़ाया जाए, खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि की जाए। तो आदि यही दिखा सकते हैं आप। मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन किया जाए, जैसे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश एवं उपभोक्ताओं के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। क्योंकि अगर सीधा सीधा इसका एक पक्ष है कि स्वामीनाथन आयोग को अगर लागू कर दिया जाए जो सिफारिशें हैं, तो उससे एक पक्ष जो किसानों वाला पक्ष है, एक उपभोक्ता वाला पक्ष है, तो इसे तो प्लस सकारात्मक प्रभाव इस पे पड़ेंगे। लेकिन जो उपभोक्ता पक्ष है आपका, इस पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और गरीब लोगों को जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनकी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके मध्य संतुलन स्थापित किया जाए, तो ये आप सिफारिशों में आगे की राह में दिखा सकते हैं। और कृषि ऋण का विस्तार हो, जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लें और निवेश कर सके कृषि में, मशीनरी में, बीज में, खाद्य में, उपकरणों में और भी चीज़ों में। जागरूकता बढ़ाई जाए इससे संबंधित, और R&D का विकास, R&D में वृद्धि की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वृद्धि की जाए, इसके निवेश में भी। अब इस पर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपको ये लिखने हैं प्रश्न। प्रश्न क्या है कि एमएसपी की परिभाषा देते हुए उसकी समालोचनात्मक व्याख्या करनी है 200 शब्दों में। दूसरा है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की समालोचनात्मक व्याख्या करनी है आपको 200 शब्दों में। ये दो प्रश्न है, ये लिख लीजिए। तो अब आपको जान लीजिए, ये टॉपिक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रश्न आपका 125-200 वर्ड में कवर हो जाएगा। और भी जो डेटा वगैरह हो आपके पास वो इसमें डाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला डेटा फैक्ट रिपोर्ट एग्जाम्पल में, कि आज कई चीज़ें देखेंगे हम लोग। एक तो ट्रांसजेंडर पे डेटा देखते हैं। ट्रांसजेंडर पे सीधा सीधा आपका प्रश्न बना है 2023 में, ठीक है। तो ये आप इसको जान लीजिए, पेपर फर्स्ट में सोसाइटी में भी जोड़ सकते हैं, और इसको यूपी स्पेशल में पेपर 5 और 6 में भी आप देख सकते हो, कि इससे भी संबंधित आप डाल सकते हो। तो इसमें ट्रांसजेंडर में देखिए NHRC की रिपोर्ट थी, ये सर्वे था 2018 का, और ये लेटेस्ट है अभी। इसमें बताया गया था कि 4.8 यानी 4.8 लाख ट्रांसजेंडर हैं अपने देश में अभी, और केवल 30,000 ही मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। तो ये डेटा आपके काम आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना डेटा होता आपके पास, तो वहाँ पे आप लिख सकते थे। और लगभग 60% पूर्णतः शिक्षा से वंचित हैं और 96% नौकरी से वंचित हैं। तो ये डेटा आपका इससे ट्रांसजेंडर से संबंधित था। आगे देखते हैं इसमें महिला, पेपर फर्स्ट में सोसाइटी में ये महिलाओं वाला टॉपिक है। ऐसे में पूछा जा सकता है, कहीं भी आप इसको और डाल सकते हैं। पेपर थर्ड में भी इसको
डाला जा सकता है डेटा को। तो देखिए ILO की 2018 की स्टडी बताती है कि 95% से अधिक, और ये लेटेस्ट है अभी, तो जान लीजिए इस पे जब भी आएगा नया, तो लगभग आप इतना डाल दीजिए। मेंस में क्या होता है कि आप लगभग तो शब्द लगा दीजिए तो आपका अप्रॉक्स डेटा चल जाता है वो। तो इस स्टडी में बताया गया था कि 95% से अधिक महिलाएं, कामकाजी महिलाएं अनौपचारिक श्रमिक हैं, यानी वो औपचारिक नहीं है, औपचारिक क्षेत्रों में आपकी सेवा नियोजित नहीं है, वो अनौपचारिक क्षेत्र में है, जिनको सोशल सिक्योरिटी की भी समस्या होती है। तो वो आप देखे होंगे देश में कितना, लगभग 80% से ज़्यादा अनौपचारिक क्षेत्र है। तो ये भी आप जानते रहिए। NFHS 5 की एक रिपोर्ट है, इसमें ये NFHS 5 जो सर्वे होता है, जो 19 से 21 के बीच का सर्वे है ये। तो इसमें बताया गया था 18 से 49 वर्ष की प्रत्येक तीसरी महिला, यानी यानी देश में 1/3 महिलाएं अपने जीवन साथी से किसी न किसी प्रकार से दुर्व्यवहार की पीड़ित रही हैं। तो ये ऐसी हैं, यानी प्रत्येक तीसरी महिला अपने जीवन साथी से किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार का शिकार हुई है। और अगला है इसमें भारत में स्टेम। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्नातकों में 43% महिलाएं भारत में, कितनी है? 43%, यानी कि वैश्विक स्तर से भी अधिक है। वैश्विक स्तर कितना है स्टेम में? तो 35% है, लेकिन ये भारत में 43% है। भारत में शोधकर्ताओं में देखते हैं तो 14% महिलाएं भारत में शोधकर्ताओं में शिक्षा में हैं, जो शोध कर रही हैं, और 30% ये वैश्विक स्तर है, यहाँ वैश्विक स्तर से कम है। तो ये डेटा आपका महिलाओं से संबंधित था, आप इसे कहीं भी कोट कर सकते हैं। अब देखते हैं दिव्यांगता पे, जो जिसे डिसेबिलिटी बोलते हैं, इस पे देखते हैं। हाँ, इसी पे पूछा गया था, आपका दिव्यांगता पे ही प्रश्न था 2023 में पेपर में। तो इसमें दिव्यांगता पे पूछा गया था यूपी स्पेशल में। तो अब आप वहाँ किसी के पास योजनाएं और वो सब अगर डेटा होता तो वो आराम से लिख जाता प्रश्न। तो यहाँ हम लोग इसे देखेंगे दिव्यांगता को। तो WHO के अनुसार देखते हैं कि विश्व में दिव्यांगता कितनी है। तो 1.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगता का शिकार हैं, और प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति दिव्यांग है। भारत में ये डेटा है कि 40% से कम न हो दिव्यांगता, तभी दिव्यांग माना जाएगा। ये भारत में इसके मानक हैं। और भारत में कितनी जनसंख्या है इनकी दिव्यांगों की? तो 2.68 करोड़ इनकी संख्या है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.2% है। 70% जो है दिव्यांग वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और 30% शहरी क्षेत्रों में है। और मैक्सिमम देखें तो 10 से 19 वर्ष के बीच ज़्यादा है दिव्यांगता, 10 से 19 के बीच। अब इनके लिए देख लीजिए प्रावधान संविधान में कहाँ है, प्रस्तावना में देख सकते हैं, और आर्टिकल 14-15 में है, DPSP में 41 और 46वें आर्टिकल में है, 11वीं और 12वीं अनुसूची में भी इनसे संबंधित प्रावधान दिए गए। तो ये आप देख सकते हैं उनको। तो इसी तरीके से आपको फॉर्मेट पे चलना है। सरकारी प्रयास देख लीजिए, सरकारी प्रयास क्या क्या है। तो अधिनियम आया था 2016 में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। और इस पे अगला है सरकारी प्रयास में देखेंगे, सुगम्य भारत अभियान है, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना है, और विशिष्ट निःशब्द पहचान पोर्टल है। आरक्षण दिया गया है, शिक्षा में 5% आरक्षण है दिव्यांगों के लिए, 4% नौकरी में है, और दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप दी जा रही है। दिव्यांगजनों के लिए सशक्त यंत्रों, सहायक यंत्रों, उपकरणों की खरीद और फिटिंग में सहायता की योजना भी चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। तो ये सरकारी प्रयास है, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हो सकता है कि पेपर सेकंड में आपसे पूछ ले इसको। वैश्विक प्रयास भी है कुछ इस पे, जैसे इंचियोन कार्यनीति है। कौन सी? इंचियोन कार्यनीति। इसका जो टैग है वो है मेक द राइट रियल। जो टैग लाइन इसकी ये है। इंचियोन कार्यनीति कहाँ कार्य करती है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए अधिकारों को साकार करने हेतु ये कार्य करती है। UN अभिसमय भी है इस पे, सिद्धांत भी है UN के, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में। तो अब कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये आपको कमेंट में बताना है, PT में भी पूछ सकता है आपसे। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस अब इसमें लिख के आप एक डायमेंशन इसकी बढ़ा सकते हैं वैश्विक प्रयासों में। अब देखिए कुछ चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां देख लेते हैं। तो रोजगार व समाज में पहचान की कमी है, इनको अलग ही नज़रों से देखा जाता है, वो चीज़ें आप जानते ही होंगे इनके बारे में। तो एक जो सोशल स्टिग्मा अटैच होता है इनके साथ, तो ये चीज़ें आपको देखने में मिलती होंगी। और शिक्षा तक पहुंच की समस्या देखने को मिलती है, बेरोजगारी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, शिक्षा तक पहुंच की समस्या है। तो ये देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020। तो ये डेटा बताता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि 59% ऐसे हैं जो कि अशिक्षित हैं। कितने? 59% दिव्यांग अशिक्षित हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिली है, और 44% महिलाएं दिव्यांगजन में शामिल हैं। अब देखिए WHO ने जो बांटा है चुनौतियों में, तो उसमें बताया कुछ भौतिक बैरियर हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक बैरियर हैं, कुछ संचार बैरियर हैं, कुछ वित्तीय बैरियर बताए इनके बारे में। तो आप ये चीज़ें आप कॉमन सेंस से ये डाल सकते हैं इन पॉइंटों को। तो ये आज का डेटा था इसमें, तो आप ये प्रश्न भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही वीडियो में। बाकी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो आपको लिंक दिया हुआ है नीचे। और जो लोग नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ रहे हैं हम लोगों से, तो वो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेंस यूपी PCS से रिलेटेड, PCS के लिए ये डेडिकेटेड है चैनल, और आपको जो भी जितना भी मिलेगा पूरा इसी से संबंधित। मेंस अभी चल रहा है, अभी
आपको पता है कि प्री का अभी कुछ कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन अक्टूबर में सुनने में आ रहा है। अगर ये अक्टूबर में है तो अभी से आपको प्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ में कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। 2 महीने पहले हम लोग प्री को शुरू करेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं प्री में, क्योंकि इतना सारा तैयार हैं चीज़ें कंटेंट को लेके। उन्हें अभी से आप जो है आपके पास वो पढ़ते रहिए, लेकिन हम लोग आपको 2 महीने पहले से इसको स्टार्ट करेंगे, तो प्री की समस्या आपकी सारी फिनिश हो जाएगी। तो इसमें इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।